Scary story. सातारा की सीमा के बाहर जहाँ सड़क अचानक कंकड़ पर टूट जाती है, वही पीपल और नीम के झुके हुए तनों की छाया में पाटी लोग का वाड़ा है। दीवारों से जमीन तक उतरती घास जैसे इसे धीरे धीरे निगल रही है। बाहर से ये सब बस एक पुरानी हवेली है, लेकिन हवा में जो ठंड है वो मौसम की नहीं है, वे उन जगहों की ठंड है जहाँ यादें नहीं मरती, बस ठहर जाती है। यमुना पाटिल इस वाड़े की आखिरी जीवित सांस थी। लोग कहते हैं उसके शरीर पर कभी कोई चोट का निशान नहीं दिखा, पर उसके भीतर की आवाज रोज मारी जाती थी। साल 1958 में राजाजी पाटिल का ये वाड़ा किसी घर जैसा नहीं था, ये निरीह खामोशी की जेल था। रातों को जब तेल के दिए टिमटिमाते थे, यमुना ऊपर वाले कमरे में बंद रहती थी। लकड़ी के खिड़की वाले पल्ले पर उसके उंगलियों के निशान आज भी दबे पाए जाते हैं। कोई आँख से देखे तो समझ में आता है कि उन निशानों में एक बेचैनी नहीं, एक दौड़ थी। दीवार में सिर घुसाने वाली निराशा। ऐसा नहीं कि उसने खुद को ही मार लिया, वो धीरे धीरे मारी गई, रोज बिना चिल्लाए, बस अंदर से। गांव में फुसफुसाहट थी कि राजा जी किसी और में डूब गया था। यमुना से वे बदला ले रहा था जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। जेल से निकलती चीख फाड़कर खुले में नहीं आ सकती, वो भीतर ही चीर देती है। और फिर एक रात वाड़े की खामोशी टूट गई। एक आवाज इतनी तेज जैसे किसी ने लोहे के गेट पर नाखून फाड़ दिए हो। अगले दिन यमुना उसी दरवाजे पर लटकी मिली, जिस दरवाजे से वो कभी बाहर नहीं आ पाई। उसके पैरों के नीचे खून से बने उंगलियों के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे उसने जमीन को खरोंचा हो, किसी अदृश्य दरवाजे को खोला हो, और उसी जगह जहां उसने आखिरी सांस ली एक गहरा लाल धब्बा बन गया। वर्षों की बारिश, धूप, धूल, मिट्टी और मौसम कुछ भी उसे मिटा नहीं पाया, क्योंकि कुछ खून मिटने के लिए होते ही नहीं है, वो जगह की नसों में घुल जाते हैं। राजा जी भागा और उसके बाद वाड़ा खाली रह गया, लेकिन खाली सिर्फ इंसानों से। जमीन, दीवारें, हवा, पूरी जगह किसी चीज से भरी थी जो विरोध की थकान से भरी हुई थी। दशकों बाद शहर से एक आदमी आया, रोहन पाटिल, फिल्म मेकर, नई कैमरा तकनीक लेके। वो सोचता था कि ये जगह डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए सोने की खान है। उसने बस इतना सुना था कि ये उसकी विरासत है। उसे ये नहीं पता था कि विरासत कभी कभी जंजीरों की भी होती है। गांव की सीमा पर बैठे बूढ़ों ने बस सिर हिलाया। उनकी आंखों में चेतावनी नहीं, थकान थी। वो जानते थे कि अब रोका नहीं जा सकता, जैसे हमेशा होता आया है। जो अंदर खींचा जा रहा है उसको बाहर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। वाड़े के पास पहुंचकर पहली आवाज जो रोहन ने सुनी वे थी निर्वात। किसी जंगली इलाके में भी हमेशा कुछ न कुछ होता है, पत्तियों की सरसराहट, कीड़ों की गूंजन, बट यहाँ कुछ नहीं। यहाँ एकदम सन्नाटा, मानो ये जगह इस दुनिया की है ही नहीं। इतना सन्नाटा, ये किसी पुरानी प्रतिज्ञा के जाग जाने का सन्नाटा था। वे अंदर आया, दरवाजा आधा टूटा, लेकिन चरमराहट जैसी आवाज नहीं, सीधा जिंदा एहसास था, जैसे लकड़ी की हड्डी हो। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे दीवारों पर घूमी, फ्रेम में धुंध जमा होने लगी। दीवारों पर टंगी तस्वीरें धूल में दबे जमाने से घूरती रही। उनमें से एक थी यमुना की। उसके चेहरे पर आतंक नहीं, स्वीकृति थी, जैसे वे पछतावा नहीं, इरादा लेकर मर चुकी थी। लाल धब्बा उसके सामने था। छूने पर उंगलियों में नमी महसूस हुई। खून की गंध ताजी नहीं थी, मानो अभी अभी छूटी हो, ऐसी थी। रात 12 बजे रोहन ने डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए अपना कैमरा चालू किया। रोहन के सांस लेने की ध्वनि माइक्रोफोन में साफ सुनाई दे रही थी, धीमी पर तेज होती जा रही थी। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि उसकी सांस उसके डर की नहीं थी, वे एक इनर एक्सेस थी। पर सन्नाटा अचानक
बढ़ गया। अचानक जैसे किसी ने साउंड ऑफ कर दिया हो। फिर एक खड़खड़ाहट, दरवाजा अपने आप हिला। टॉर्च की किरण में धुंध रोशनी काटते हुए पास आ रही थी। धीरे धीरे धुंध में आकृति थी, कंधे थे, गाल, आंखों के धसे हुए घेरे। ये आकृति थी यमुना की, लेकिन उस चेहरे की आंखों में खालीपन नहीं था, एक अधिकार था जो उसे छीन लिया गया। वे अब वापस मांगने आई थी। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर वहां से हिल ही नहीं पा रहा था, मानो किसी ने उसे फ्रीज किया हो। उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थी, मानो ठंडी धातु जैसी। सांस जैसे गले में अटक रही हो, मानो किसी ने उसका गला जकड़ लिया हो। उसके कान के पास एक पतली सी आवाज फटी, पाटिल। वे आवाज पुकार नहीं थी, क्लेम था, अधिकार था। दरवाजे से गाढ़ा लाल द्रव बहने लगा, धीमे लेकिन लगातार। फर्श पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अभी भी जमीन खुरच रहा हो। और ये सारे दृश्य कैमरा में लाइव कैद हो रहे थे। रोहन की उंगलियां खुद कांपने लगी, मगर ये डर नहीं था, ये सिंक्रोनाइजेशन था। धुंध उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपने कंधे पर किसी बर्फीले हथेली का दबाव महसूस हुआ, और देखते ही देखते किसी ने उसके त्वचा के आर पार नाखून धसाए हो। इतनी जोर से उसे दर्द महसूस हुआ, पर उसने देखा तो कंधे पर न चीरे थे न कुछ, पर उसे जो दर्द महसूस हुआ वो बता नहीं पा रहा था। उसने आखिरी ताकत से फुसफुसाया, राजाजी पाटिल। धुंध झटके के साथ पीछे खींची। दरवाजे पर टकराने की आवाज आई, चटक से लकड़ी टूटी। पूरे वाड़े में की चीख गूंजी, इतनी तेज कि कैमरा की ऑडियो में डिस्टॉर्शन आ गया। वे बाहर भागा, फर्श पर घुटनों के बल खिसकते हुए। दरवाजे की चौखट पार करते ही जैसे कोई इनविजिबल हाथ पीछे से छूट गया हो, और अचानक से अंधेरा हो गया। सुबह पास से गुजरने वाले लोगों ने उसे सड़क किनारे पाया। आंखें खुली, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वे किसी दूसरे कैमरे को देख रहा है, जैसे बाकी कोई उसे देख नहीं सकता। उसे बस इतना ही कहा, मैं बाहर आ गया नहीं, वो मेरे अंदर आ गई है। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में धुंध थी, खून था, उंगलियों के ताजे निशान थे, वैसे ही जैसे उस रात थे जब यमुना की सांसें बंद हुई थी। रोहन शहर तो लौट आया, जिंदा भी था, लेकिन अकेला नहीं था। किसी से बात नहीं करता था, कभी अचानक रुक जाता है, किसी दरवाजे को घूरने लगता। उसकी सांसें कभी कभी एकदम ठंडी हो जाती, जैसे अभी अभी किसी और की सांसें उसके अंदर से गुजर गई हो। कभी कभी आधी रात को वे अचानक अपने ही कमरे की ओर देखता है, जैसे कोई आत्मा उसे देख रही हो। और तब वे नहीं बोलता, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वे जानता है यमुना अब वाड़े की नहीं, अब वो ठिकाना बदल चुकी है, और वो ठिकाना है उसका शरीर।